एवरीवन, माई सेल्फ करिश्मा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे PYQs ऑन काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। इससे रिलेटेड थ्योरी सारी हम स्टडी कर चुके हैं। जिन्होंने मेरे चैनल से नहीं स्टडी किया है वो भी ये वीडियो अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो राइट डाउन करके चलूंगी और समझाते हुए चलूंगी कि ये कहाँ से कैसे क्या है। मैं हर क्वेश्चन के नीचे पहले नोट लिखूंगी कि इस क्वेश्चन में क्या की पॉइंट है, मतलब उससे क्या स्टेटमेंट निकल रहा है, जिससे आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करें जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन रख रहा हो और कुछ अलग लैंग्वेज में कुछ और उसमें पूछा जा रहा हो तो आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल जैसी मेरी लैंग्वेज है कि पोस्टमार्टम करके करना है। एक क्वेश्चन को बस एक क्वेश्चन समझ के नहीं करना है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूरा रिमाइंड हो जाए, इस तरीके से करना है। ठीक है, ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ओके, मैं ईयर में मेंशन नहीं कर रही हूँ कि किस ईयर में आया है, बट ये PYQs है फॉर हायर मैथमेटिक्स, फॉर नेट JRF, NBHM, स्पेशली फॉर नेट JRF। ठीक है, so first question is let f be the set of all functions from close interval 0 1 to close interval 0 1 itself if कार्ड जहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब if cardinality of capital F equals to small f then इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि कोई एक f फंक्शन है कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि इसकी कार्डिनलिटी ऑफ f जो भी निकलेगा उसको स्मॉल f बोला गया है। ठीक, अब हमें ये बताना है कि f जो है क्या वो सिमिलर टू क्लोज इंटरवल 0 1 है, या लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 है, या f ग्रेटर देन c है वैसे द कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, या f काउंटेबल है। ठीक है, बेसिकली पहले तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल और ये वाली चीज इसका जो कार्डिनलिटी होती है इसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि कार्डिनलिटी तीन टाइप से होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर हम कार्डिनलिटी चेक करेंगे तो वो तीन चीजें हो सकती हैं किसी भी सेट के लिए। एक तो एम्प्टी वाला केस है जो हम अलग से हैंडल करेंगे, अदरवाइज तीन केस हो सकते हैं, फाइनाइट, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। क्लियर? तो सबकी कार्डिनलिटी हम देख लेते हैं। फाइनाइट के लिए कार्डिनलिटी क्या आएगी, जो भी आएगी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्लियर? जिसे मैंने जैसे स्टडी किया है, जैसे मैंने अपने वीडियो में कराया है, वो सिमिलर टू SN होंगे। मतलब अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो उसे हम S5 के सिमिलर बोलेंगे, 10 एलिमेंट है तो उसे हम S10 के सिमिलर बोलेंगे। तो ये फाइनाइट की कार्डिनलिटी हो गई। ठीक है, अगर काउंटेबली इनफाइनाइट की कार्डिनलिटी बताना है तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी होती है एलिफ नॉट। ठीक, और अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है क्वांटिनम। ठीक, इतने इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि अब हम जब कार्डिनलिटी रिलेटेड कुछ करने जा रहे हैं तो उससे पता होना चाहिए कि कितनी टाइप की कार्डिनलिटी हमें इस चैप्टर के लिए पता होना चाहिए। एक तो एम्प्टी के लिए होगा, उसके लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए 0 कार्डिनलिटी। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये इतनी इंफॉर्मेशन है कि ये हमें कुछ भी पूछ रहा होता देन के बाद इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी वो तो हम बाद में फ्रेम करेंगे, पहले हमने यहाँ से इस क्वेश्चन से क्या क्या समझा वो पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन को, क्या क्या गिवन है वो हम पहले राइट डाउन करेंगे, फिर क्या पूछा गया उस पर ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे। जैसे लेट f be the set of all functions from close interval 0 1 to 0 1। तो गिवन क्या है, f such that close interval 0 1 to close interval 0 1। ठीक, ओके। और इसकी कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल F हम निकालेंगे। उसको नाम दे दिया गया कि यहाँ पे जो भी कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल F आएगा उसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब इसकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है? पहली बात तो किसी भी फंक्शन की कार्डिनलिटी, अगर a से b पर कोई फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, तो उसकी कार्डिनलिटी हो जाती है कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ f यहाँ पे हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ f इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक, अब ये हमें पता होना चाहिए कि जितने इंटरवल्स होते हैं जिनकी लेंथ फाइनाइट होती है, मतलब कि नॉन एम्प्टी इंटरवल जितने होंगे
उनकी कार्डिनलिटी होती है कॉन्टिनम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिनम टू दी पावर कॉन्टिनम, ठीक है, ओके, जो कि किससे ग्रेटर होता है, 2 टू दी पावर कॉन्टिनम से। क्लियर, 2 टू दी पावर कॉन्टिनम, इसका हो गया 2 टू दी पावर कॉन्टिनम के लिए क्या है, c टू दी पावर c 2 टू दी पावर कॉन्टिनम से। बेसिक देखिए दिख ही रहा है, कॉन्टिनम टू दी पावर कॉन्टिनम 2 टू दी पावर कॉन्टिनम से तो बड़ा हो गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग से समझते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है। f इज सिमिलर टू क्लोज इंटरवल 0,1, ओके। f अब क्या कहा जा रहा है कि अगर f की कार्डिनलिटी क्या क्लोज इंटरवल 0,1 के सिमिलर है, इस अगर केवल फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम पढ़ें तो क्लोज इंटरवल 0,1 की कार्डिनलिटी होती है कॉन्टिनम, और यहाँ पर कार्डिनलिटी क्या है, c टू दी पावर c, मतलब कॉन्टिनम टू दी पावर कॉन्टिनम तो नहीं, सिमिलर तो नहीं है। सिमिलर होता तो उसी के सिमिलर उसकी कार्डिनलिटी आती, लेकिन इसकी सिमिलर जो क्वेश्चन गिवन है उसकी उसकी कार्डिनलिटी इससे ज्यादा है ऑप्शन ए वाले से, तो ऑप्शन ए तो कट हो गया, ठीक। अब ऑप्शन बी है f इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, नहीं, लेस देन भी नहीं है, बड़ा था तभी तो इसके सिमिलर नहीं हुआ, तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म। तीसरा है स्मॉल f इज ग्रेटर देन c वेयर c इज द कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। अच्छा, स्मॉल f इसी को कहा गया कार्डिनलिटी ऑफ f, इसमें कहा गया कि उसकी कार्डिनलिटी क्लोज इंटरवल 0,1 मतलब c की कार्डिनलिटी से ज्यादा हो। हाँ, ये सही बात है, वही कहा गया था कि क्लोज इंटरवल 0,1 की कार्डिनलिटी क्या है, केवल c, जबकि जो क्वेश्चन गिवन है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, c टू दी पावर c। तो ये वाली बात तो सही है कि हाँ उसकी कार्डिनलिटी गिवन क्वेश्चन की कार्डिनलिटी क्लोज इंटरवल 0,1 की कार्डिनलिटी से ज्यादा है, ठीक। डी वाला ऑप्शन है काउंटेबल, f इज काउंटेबल, नहीं, अगर f काउंटेबल होता तो उसकी कार्डिनलिटी क्वांटिनम आती ही नहीं। क्लियर, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन अपना, जिसमें कहने को ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम एक एक ऑप्शन का सही से पोस्टमार्टम करेंगे तो यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी जो दूसरे क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम a टू b, और वो फंक्शन कैसा है, इज 1,1, वो फंक्शन 1,1 है, 1,1 मैप है, एंड a इज काउंटेबल, और a को काउंटेबल बताया गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन पे तो बाद में जाएंगे, पहले तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। एक फंक्शन गिवन है a से b पर जो कि 1,1 है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था वो जो जेई लेवल की प्लेलिस्ट है फंक्शन वाली, उसमें 1,1 और 2 ये सब चीजें बहुत अच्छे से कराई गई हैं, क्योंकि ये बार बार आएगा और क्लियर ही नहीं होगा तो कैसे अटेंड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ बता के चल रही हूँ, अगर कोई फंक्शन a से b पर डिफाइन है और वो 1,1 है तो उसके लिए कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन लेस आर इक्वल्स टू हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। क्लियर, यही अगर फंक्शन ऑन टू होता तो उल्टा हो जाता, तब क्या हो जाता, तब हम कह देते अगर f सच दैट a टू b इज ऑन टू, तब क्या होता, कार्डिनलिटी ऑफ b इज लेस आर इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ a, ठीक है। अब ये कैसे है कैसे नहीं है ये तो खुद ही, अगर 1,1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं क्लियर है तो आप जाके वो वीडियो देखें और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये होता है, इतना याद कर सकते हैं कि अगर a से b पर कोई फंक्शन डिफाइन है और वो 1,1 है तो उसके लिए कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन लेस आर इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन होगा। एक याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा होता है कि अगर ऑन टू है तो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन इज लेस आर इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, ये तो हटा देते हैं, क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली है और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है कि गिवन क्या है, a इज काउंटेबल, a को काउंटेबल बता दिया गया, ये वाला चीज काउंटेबल है, तो हम इससे और क्या क्या इंप्लाई कर सकते हैं इस पर बात होती है, ठीक है। a काउंटेबल है, ऑप्शन ए है b इज काउंटेबल। कैसे कह सकते हैं कि b काउंटेबल होगा a के काउंटेबल होने से, a तो सबसेट है, अनकाउंटेबल सेट का भी सबसेट काउंटेबल हो सकता है, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं टिक कर सकते, ये तो नहीं सही होगा, तो ये गलत। b इज अनकाउंटेबल, अच्छा इसमें लेस आर इक्वल है, ठीक है, कभी ये इक्वल भी हो सकते हैं, तो उस वाले केस में तो काउंटेबल हो जाएगा ना, तो उस वाले केस की वजह से ये भी कोई कंफर्म थोड़ी ना है कि b क्या होगा, मतलब a के काउंटेबल होने से हम b के लिए कुछ नहीं कह सकते। अगर b काउंटेबल रहा होता तो उस मतलब बड़ा सेट काउंटेबल है तो उसके सारे सबसेट तो काउंटेबल होंगे, लेकिन सबसेट काउंटेबल है उससे हम क्या कह सकते हैं, सुपरसेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, तो डायरेक्टली ना हम b को काउंटेबल कह सकते हैं ना हम अनकाउंटेबल कह सकते हैं, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे, देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ b व्हिच इज काउंटेबल। अच्छा
सबसेट A11 है, मैंने बताया था 11 के लिए कि अगर डोमेन में 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, और को डोमेन में 4, 5 कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, तो जो मैपिंग होती है ना वो एक एलिमेंट एक पर ही मैप हो रहा होगा फ्रॉम डोमेन। डोमेन का कोई एलिमेंट छूटता नहीं है, ये तो फंक्शन की ही डेफिनेशन है, लेकिन एक एलिमेंट एक पर ही मैप होगा, ये 1 की डेफिनेशन है। इट मींस अगर बी में अनकाउंटेबल एलिमेंट भी है ना तो इसका जो रेंज सेट आएगा वो तो इसी के बराबर आएगा ना, ज्यादा से ज्यादा 1 वाले केस में जो रेंज सेट होगा एफ के लिए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफ ए के बराबर होगा। तो एक फंक्शन ऐसा वाला हम डिफाइन कर सकते हैं ना ए से एफ ए पर, है ना, ए से एफ ए पर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसके लिए देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ बी विच इज, और एफ ए है क्या, एफ ए सबसेट है बी का, है ना, रेंज सेट कोडोमेन का सबसेट ही तो होता है। और इस केस के लिए क्या हो जाएगा, जो कि काउंटेबल है, मतलब अगर इस ए काउंटेबल था उसी के बराबर एफ ए आएगा, क्योंकि F11 है तो एक एलिमेंट एक पर मैप हो रहा होगा, ए और एफ ए बराबर होंगे, रेंज सेट हमने निकाला है 1 के केस में। और जब ये इक्वल है तो जब ए काउंटेबल है तो एफ ए भी काउंटेबल होगा, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन सी कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ बी व्हिच इज काउंटेबल। यस, अगर हम ए को रेंज सेट से मैप कराते हैं, ठीक है, रेंज सेट के साथ फंक्शन बनाते हैं तो काउंटेबल, इस केस में काउंटेबल वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस तरह ट्रू है, नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। जब कोई ऑप्शन नहीं सही होता है तब हम नन ऑफ दिस लगा देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5/12, देन पहले ए की इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि ए क्या क्या है, उसके बाद में ए किसके सिमिलर है इस पर बात की गई है, मतलब इस पर पूछा गया ऑप्शन से। पहले तो ए क्या है, बी द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ए को पहले ए सेट बनाने के लिए हमें इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके पहले देखेंगे कि इसमें ए में किस टाइप के एलिमेंट जाने वाले हैं, ठीक है, ये कैसा बनने वाला है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता होती है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही होता है ना। अभी हमने ये नहीं ओरिजिन से पास होता हुआ नहीं लिखा, हमने बस लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन है पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप की बात की गई है, तो यही वाली चीज तो स्लोप होती है, ठीक है। तो इसको हम अलग कर लेंगे, ये स्लोप है अपना, ठीक। तो और y1 x1 y1 क्या दिया गया है, 0 0 ओरिजिन, ठीक। तो अब ये कैसा दिखेगा, कुछ y माइनस y1 की जगह 0 तो कुछ नहीं y, और यहाँ m, और इधर सिर्फ x, क्योंकि माइनस x1 वाली चीज 0 है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू है, तो y में mx टाइप के y इक्वल्स टू mx आ गया। ओके, अब क्या कहा गया है कि स्लोप इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5/12। अब m को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5/12 में लिखना है, तो हम y को कुछ इंटीग्रल मल्टीपल मतलब k π/12 टाइप से लिख देंगे इंटू x, विथ k बिलोंग्स टू z, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल बोला गया, क्लियर। तो अब ये हमने बनाया कि a में कैसे एलिमेंट जाएंगे, तो a कैसा सेट है, a इक्वल्स टू कैसा सेट है, k π/12 बाई x टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है, जहां पे x कहां से बिलोंग कर रहा है, सॉरी k कहां से बिलोंग कर रहा है, z, ठीक। तो a में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना हम k की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यही ना। तो k की वैल्यू ज्यादा ज्यादा कितना चेंज कर सकते हैं, जितना z में है, और z में होते कितने, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, क्लियर। तो अब ऑप्शन देखते हैं, a सिमिलर टू r, नहीं, z r के सिमिलर नहीं होता है, तो वो सेट कैसे r के सिमिलर हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन कर। अब a इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि z काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, तो a में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा काउंटेबली इनफाइनाइट आ सकते हैं, और हर z के लिए क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो ये वाला ऑप्शन सही है। a इज सिमिलर टू द मंथ इन अ ईयर, मतलब ये बेसिकली 12 की बात कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखकर कोई सोच सकता है कि मे भी कुछ कैलकुलेशन करें और पाई कट जाए और 12 आंसर आ जाए, ठीक है। जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा फिर भी सोच रहा है कि ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जैसे तैसे ऑप्शन की हेल्प से, तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए है जो बस ऑप्शन देख के टिक करने वाले हैं, क्योंकि हाँ
अगर पाई कैसे भी किसी कैलकुलेशन से कट जाता है तो 12 आ जाएगा उसका आंसर। लेकिन इस वाले ऑप्शन का तो कुछ लेना ही देना नहीं है क्वेश्चन से। तो ऑप्शन कुछ ऐसे भी फ्रेम किए जाते हैं जो बस कंफ्यूजन के लिए हैं, इसका तो भी लेना ही देना नहीं, ठीक है। तो ये वैसे ही गलत है क्योंकि ये तो काउंटेबली इनफाइनाइट है। ए इज सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ आर, नहीं। जब आर के सिमिलर नहीं है, आर मीन्स ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ए की कार्डिनलिटी अगर हम निकालें तो एलिफ नॉट है, ठीक है। अगर इसकी कार्डिनलिटी निकालेंगे आर की, उसकी कार्डिनलिटी होती है सी, और पावर सेट ऑफ आर की कार्डिनलिटी होती है सी टू द पावर सी या 2 टू द पावर सी। तो इन दोनों के भी सिमिलर नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन की पहले देखेंगे फ्रेमिंग में क्या पूछा गया और हम क्या जानते हैं। तो हम लाइन के क्वेश्चन जानते थे, फिर वहां से इसमें जो जो पूछा गया था वो हम पुट करते गए, तो वहां से हमें एक ही एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन हुई। फिर हमने देखा कि के मतलब इसमें इंटीग्रल मल्टीपल की बात की गई है। इट मीन्स जो के है जिसको हमने इंटीग्रल मल्टीपल माना है वो z से बिलोंग करेगा, तो a में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट चेंज कर करके z के बराबर एलिमेंट आ सकते हैं। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एलिफ नॉट है, इसका मतलब a काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है कि दो स्टेटमेंट गिवन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या क्या है, फर्स्ट है द सेट ऑफ ऑल द फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। पहला क्या है कि नेचुरल नंबर के जितने सबसेट होते हैं, ठीक है, उनका एक सेट बना लो। फाइनाइट सबसेट्स का अगर सेट बना लो तो क्या वो काउंटेबल होंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकेंड है द सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट इज काउंटेबल, ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को हम पहले अलग अलग से दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे होता द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो हम अच्छे से जानते हैं किसी भी सेट का पावर सेट निकाल दो, वही उसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या निकाल देते, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कब, जब यहाँ पे फाइनाइट वाला वर्ड गिवन नहीं होता, ठीक है। तब हम पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर निकाल देते जो कि क्या आ जाता, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिवन है द सेट ऑफ ऑल द फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज काम नहीं करेगी, हमें इसे प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी स्टेटमेंट 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम फाइनाइट सबसेट बनाने हैं, तो हम सबसेट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक इवन सबसेट बनाया जिसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, वो भी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और फाइनाइट भी है। हमने E2 सबसेट बनाया जिसमें 2 एलिमेंट हैं, ये भी फाइनाइट है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। E3 बनाया जिसमें 3 एलिमेंट हैं, ये सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो ऑन, जितने भी सबसेट बनाने हैं वो होने चाहिए फाइनाइट, ठीक है। तो हम En तक जाएंगे जिसमें n तक एलिमेंट होंगे, ठीक, वो भी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्लियर। अब इनका कलेक्शन, इनको जिसमें रखा जाएगा, तो मतलब अगर इनको हम A में रखें, E1 E2 so on En, तो क्या वो जो A रहेगा वो काउंटेबल है कि नहीं है, ठीक है। एक स्टेटमेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी वाले टॉपिक में कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होती है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब इसका अब यहाँ पे काउंटेबल का मीन सिर्फ फाइनाइट से नहीं है। अगर काउंटेबल इनफाइनाइट कलेक्शन भी होता ना, उसका भी यूनियन करते ना, तब भी काउंटेबल आता, ठीक है। यहाँ तो फिर फाइनाइट है, तो अगर हम A में कोई सेट बनाते हैं A जिसमें इन सबका कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, E1 E2 सारे EI का, ठीक है, जिसमें I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब n तक ही जा रहे हैं, I बिलोंग्स टू n है, ठीक है। तो इनका कलेक्शन जो आएगा वो काउंटेबल ही आएगा। कहाँ से, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसका प्रूफ मैंने अपनी वीडियो में बकायदा ढंग से किया है, अगर आप देखना चाहें तो। अदरवाइज आप ये माइंड में रख सकते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट वो हमेशा काउंटेबल होता है। अब यहाँ पे काउंटेबल का मीन्स सिर्फ फाइनाइट से नहीं है, यहाँ काउंटेबल का मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबल। यहाँ से पूरा मीनिंग है, काउंटेबल में सिर्फ काउंटेबल नहीं आता है, काउंटेबल में
फाइनाइट वाली चीज भी आएगी और काउंटेबली इनफाइनाइट वाली भी चीज आएगी। यहाँ तो सिर्फ फाइनाइट के लिए पूछा गया। अगर उसने पूछ लिया होता सेट ऑफ ऑल द फाइनाइट नहीं काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे करके कुछ, तो हम अगर फाइनाइट कलेक्शन उसका भी बनाते ना तब भी ये सही होता। तो यहाँ से ये वाली चीज ट्रू हो गई कि अगर हम इनका जितने का भी सबसेट बनाएंगे सबका यूनियन कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, यही तो आएगा। इन सबका यूनियन करने के बाद यही आएगा, ये भी काउंटेबल है। ठीक, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, क्लियर। अब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट इज काउंटेबल। अच्छा, एक चीज माइंड करना, जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं ना, पहले इसको रफ करेंगे, जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं ना, इधर कर देती हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल, जैसे Pn हम बना रहे हैं जिसमें a0 प्लस a1x, ठीक है, प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an x टू द पावर n, ठीक है। इसमें जो पावर्स जो 2, 3, n जा रहे हैं वो तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है, यहाँ के लिए। और जो कोफिशिएंट होते हैं ना, इन्हीं पे डिपेंड होता है कि ये जो बनने वाला है सेट ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो कोफिशिएंट की एंट्री से हमें पता चलता है कि काउंटेबल होने वाला ये वाला पॉलिनोमियल्स का सेट या अनकाउंटेबल होने वाला, क्योंकि ये z से आ रहे हैं। इंटीग्रल कोफिशिएंट मतलब a0, a1, a2 सो ऑन an, ये जो जितने भी ai's हैं वो z से बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, जितने भी आएंगे सारे ai's मतलब सारे z को इनफाइनाइट टाइम मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट टाइम भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना तब भी काउंटेबल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो फिर n तक ही है, क्लियर। तो ai बिलोंग्स टू z है, इसलिए अगर ai बिलोंग्स टू r होता ना, विद रियल कोफिशिएंट बोला होता ना, तो ये अनकाउंटेबल हो जाता। विद इरेशनल कोफिशिएंट बोला होता तब भी अनकाउंटेबल हो जाता। लेकिन अगर नेचुरल नंबर के कोफिशिएंट में बोले और इंटीग्रल कोफिशिएंट में बोले या रेशनल कोफिशिएंट में बोले तब के लिए काउंटेबल होगा, क्योंकि वो खुद सेट, वो पूरा सेट ही काउंटेबल है, तो उससे बना पॉलिनोमियल भी काउंटेबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ओनली वन इज ट्रू, नहीं, ओनली ट्रू इज ट्रू, नहीं, बोथ आर ट्रू, यस, ठीक। तो ऑप्शन भी बहुत ध्यान से टिक करना है, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, मींस इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। ये 4.75 वाले मार्क्स का है, ठीक है। लेट ए एंड बी मतलब सी पार्ट का है ये, ओके। लेट ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट्स, ए और बी कोई दो इनफाइनाइट सेट है। एफ बी ए मैप फ्रॉम ए टू बी, एफ मैप है ए से बी पर, सच दैट द कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी इज नॉन एम्प्टी। मतलब प्री इमेजेस का जितना सेट होगा नॉन एम्प्टी सबसेट जितने भी होंगे बी के लिए वो सब नॉन एम्प्टी होंगे, ठीक है। तो हमें चूज करना है कौन सा इनकरेक्ट है, ओके। सबसे पहले तो हम एक ए है ये और ये बी है, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन है ए से बी पर, और क्या गिवन है, गिवन है कि कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस ऑफ एनी, यहाँ पे एनी था, ठीक है, एनी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी इज नॉन एम्प्टी। तो अगर प्री इमेज का कलेक्शन नॉन एम्प्टी है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें ए में तो कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं तो फंक्शन की डेफिनेशन ही फेल हो जाएगी। बी में भी अगर कोई एलिमेंट नहीं छूटता है मैप होने से, तो हम ये कह देते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन होता है ना। जब कोडोमेन मतलब कोडोमेन का हर एलिमेंट रेंज में यूज हो जाए, इसका मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया। ये इंप्लाई करता है कि जो फंक्शन ऐसा कर रहा है वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग से इतना तो पता चल गया कि फंक्शन ऑन टू है। अब ए भी चाहे इनफाइनाइट होते या फाइनाइट होते उससे मैटर नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं अब क्या है, अगर f ऑन टू है तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं, a इज काउंटेबल देन b इज काउंटेबल। अच्छा, अभी पीछे किया था क्वेश्चन फर्स्ट में, शायद कोई फंक्शन a से b पर डिफाइन है और वो ऑन टू है। इस केस में क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन इज लेस आर इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि इफ a इज काउंटेबल देन b इज काउंटेबल। अच्छा, b a का सबसेट है, जब उसका सुपर सेट काउंटेबल होगा तो सबसेट को तो काउंटेबल होना ही पड़ेगा ना। ये तो सही बात है कि सुपर सेट का अगर नेचर पता चल गया कि वो काउंटेबल है तो सबसेट पक्का काउंटेबल होता। अच्छा, सुपर सेट अगर अनकाउंटेबल होता है ना तो हम सबसेट के बारे में नहीं कह सकते थे, हो सकता था वो काउंटेबल सबसेट हो। लेकिन अगर बड़ा सेट काउंटेबल है तो छोटा तो ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल हो सकता है। तो ए के काउंटेबल से बी काउंटेबल हो जाता है, इस बात की गारंटी है, ठीक,
ओके, सच मैप इज ऑलवेज ऑन टू, हाँ ये तो क्वेश्चन से ही पता चल गया कि ऐसा मैप हमेशा ऑन टू होगा। ओके, ए एंड बी आर सिमिलर, ए और बी सिमिलर होंगे। अच्छा, सिमिलर कब होंगे? जब बी और ए इक्वल हो जाए, इनकी कार्डिनलिटीज इक्वल हो जाए। तो कोई गारंटी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ऑलवेज तो इक्वल नहीं होंगे ना, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। जब हम ऑप्शन टिक करने जाते हैं ना, तो वो वाला ऑप्शन टिक करते हैं जो हमेशा सही हो रहा हो, ये नहीं कि कभी तो सही हो सकता है। तो ये कभी वाले में से कि हाँ जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तब के केस में सिमिलर है, लेकिन हमेशा तो नहीं हो रहे ना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ओके, डी ऑप्शन है बी मे बी काउंटेबल इवन इफ ए इज नॉट काउंटेबल। वही चीज कि बड़ा वाला सेट अगर काउंटेबल नहीं भी है ना, तब भी छोटा वाला सेट काउंटेबल हो सकता है। अभी मैंने यही तो बताया कि सुपर सेट के काउंटेबल होने से सबसेट के काउंटेबल होने की गारंटी तो है, लेकिन सुपर सेट के अनकाउंटेबल होने से हम सबसेट के बारे में नहीं कह सकते, वो काउंटेबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसने क्या यूज किया? मे, तो हाँ मे हो तो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता ए एंड बी मे बी सिमिलर, तो इसको भी हम सही कर देते, क्योंकि एक केस में तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ए एंड बी आर सिमिलर, कि हमेशा ही सिमिलर होते हैं, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, तो ऐसे होती है क्वेश्चन की फ्रेमिंग, और ऐसे सोचना होता है कि कौन से ऑप्शन हम डिस्कार्ड करने जा रहे हैं और क्या माइंड में रखते हुए डिस्कार्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी एक देयर एग्जिस्ट पे हम बात करें ना, तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन जब ट्रू करने जाते हैं ना, तो देखते हैं कोई भी ऐसा केस ना एग्जिस्ट कर रहा हो जो इस वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, तब हम उस ऑप्शन को सही या गलत उसके बारे में तब हम एग्जैक्टली कह पाते हैं, अदरवाइज नहीं कह पाते। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी गलत है और ए बी डी सही है। अच्छा, पूछा क्या गया था? पूछा गया था चूज द इनकरेक्ट। अगर पूछा गया होता चूज द करेक्ट, तब तो ए बी डी सही थे। ठीक, पूछा गया चूज द इनकरेक्ट, तब तो सिर्फ सी सही है ना। जब ये क्वेश्चन आया था तो अक्सर बच्चों ने मल्टीपल सिलेक्टिव का समझ के ए बी और डी टिक किया, जो कि सही है, स्टेटमेंट वो सही है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या थी? इनकरेक्ट। अगर यही क्वेश्चन किसका होता, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन में होता, तो पक्का ये मतलब वो एक ऑप्शन जब हम टिक करते तो दूसरे पे जाते तो वो दूसरा वाला ले लेता, फर्स्ट वाले को कंसीडर ही नहीं करता। लेकिन मल्टीपल सिलेक्टिव तो कंफ्यूज करेगा। अगर तुमने 3 क्वेश्चन ऑप्शन टिक किया तो वो तीनों में भी नहीं बताएगा कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, तो वहां से तो पता भी नहीं चलता। इसलिए चेक कर लेना, उसमें पूछा गया इनकरेक्ट, तो अगर इनकरेक्ट के हिसाब से देखें तो सिर्फ सी वाला ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, ओके।